अनकही मोहब्बत पार्ट 3। अधीर ये देखकर एक डबल स्माइल करता है और खीर को खाते हुए मन में बोला, तुम्हें तो बाद में कमरे में देख लूंगा और मिठाई भी खाऊंगा, अभी इस मिर्च से ही काम चला लेता हूँ। अधीर ये बोलकर खीर को खाने लगता है, जिसे देखकर राधिका हैरान थी। वो खुद से बोली, कैसा आदमी है ये, मैंने खीर में इतनी मिर्च डाली लेकिन फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राधिका सोच में ही डूबी हुई थी कि अधीर खाना खाकर वहां से उठकर चला जाता है। खाने के बाद सभी राधिका की पहली रसोई का गिफ्ट देते हैं। ताराजी राधिका को उनका खानदानी हार देती है, जिस पर राधिका बोली, माँ आप ये मुझे क्यों दे रही है, मैं ये नहीं ले सकती। ताराजी बोली, बेटा ये मुझे मेरी माँ ने मेरी शादी के वक्त दिया था और तुम भी तो मेरी बेटी ही हो ना। ये सुनकर राधिका की आंखें भर आती है, जिसे देखकर ताराजी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम रोने क्यों लगी, मैंने कुछ गलत बोला क्या। ताराजी को राधिका की चिंता होने लगी थी, लेकिन फिर राधिका अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं माँ, वो बस माँ की याद आ गई थी। ये सुनकर सभी हंसने लगे। मोहिनी जी बोली, तुम भी राधिका पूरी पागल हो, हम है ना तुम्हारे पास। राधिका ये सुनकर स्माइल करती है। तभी देव बोला, और भाभी साहब चिंता मत करो, हम भी तो है आपके प्यारे देवर, हम हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। राधिका ये सुनकर स्माइल करती है और दिल ही दिल भगवान से बोली, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। तभी दादाजी बोले, ठीक है अब बहुत हो गया, बहुत थक गई होगी तो उसे आराम करने दो। दादाजी राधिका से बोले, हाँ बेटा अब तुम जाकर आराम करो, हम बाद में बैठकर बातें करेंगे। राधिका हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगी, लेकिन अभी उसकी नज़र घर के चारों तरफ दौड़ रही थी। राधिका अपने मन में बोली, मुझे सब मिल गए लेकिन उस टेबल का, सॉरी मेरा मतलब है मेरे पति का कहीं अता पता नहीं है, आखिर वो इंसान रहता कहाँ है। खैर मुझे क्या करना, जहाँ भी रहता हो उसकी मर्जी के। सब कुछ सोचते हुए राधिका अपने कमरे तक पहुंच जाती है। वो कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद करती है। राधिका अपने सर से साड़ी का पल्लू हटाकर बेड में जाकर सीधा पसर जाती है। राधिका अब ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ पर तो सब ठीक है लेकिन मेरी माँ, क्या वो वहाँ पर ठीक होगी। राधिका को अब अपनी माँ की चिंता होने लगती है। राधिका बेड में पालथी मारकर बैठ जाती है। वो सोच रही थी कि उसकी माँ कैसी होगी और वो कैसे उनसे बात करे। तभी उसकी नज़र उसके सामने सोफे में बैठे आदमी पर गई, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अधीर जो जब से राधिका को देख रहा था, उसकी बात सुनकर उसके फेस में एक डबल स्माइल आ जाती है। अधीर बोला, क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। राधिका अब बेड से खड़ी होकर गुस्से से बोली, देखो नीचे तुमने जो बदतमीजी की उसे अभी मैं भूली नहीं हूँ, इसीलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चिल्लाकर सबको यहाँ बुला लूंगी। अधीर राधिका की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, अच्छा तुम चिल्लाओगे तो फिर चिल्लाओ ना। फिर खुद से ही आगे बोला, अरे लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि यहाँ के सभी कमरे साउंड प्रूफ है, इसलिए तुम्हारी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जाएगी। राधिका ये सुनकर हैरान रह जाती है और डर जाती है, लेकिन फिर भी वो डर को छिपाते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। देखो मैं यहाँ की हुक्मरानी सा हूँ और यदि तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अधीर के फेस में ये सुनकर स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में बोला, माय डियर लिटिल फॉक्स, लगता है तुम्हें अभी ये नहीं मालूम कि तुम अपने हुक्म सा के सामने खड़ी हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अधीर ही सोचते हुए कदम बढ़ा रहा था कि राधिका अधीर को उंगली दिखाते बोले, देखो मेरे पास भी मत आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राधिका ये बोलते हुए पीछे खिसकी, तो वही अधीर अपने फेस में डबल स्माइल ही बोला, अच्छा लेकिन यदि मैं तुम्हारी बात नहीं माना तो तुम क्या करोगी। राधिका बोली, मैं तुम्हें अपने पति से बता दूंगी। अधीर अपनी भौं में चिढ़ाकर, अच्छा और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बात मानेगा। राधिका बोली, और नहीं तो क्या, मैं उसकी बीवी हूँ तो वो मेरी बात तो मानेंगे ही, और वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुम मुझसे दूर ही रहना। अधीर को राधिका की बात सुनकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो हंसी को कंट्रोल करते बोला, क्या क्या कहा तुमने, वो प्यार करता है। राधिका पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हाँ अधीर, तो फिर वो शादी में क्यों नहीं गया। ये सुनकर तो राधिका की बोलती ही बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोली, उन्हें उन्हें कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए वो नहीं आए। अधीर ये सुनकर ज़ोर से हंसते बोला, उसे कुछ काम नहीं था, बल्कि वो तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। खबरदार तुमने दोबारा ऐसी बकवास की तो। राधिका गुस्से से बोली, लेकिन अधीर भी बेशर्म ठहरा और राधिका को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, यदि मैं नहीं माना तो तुम क्या करोगे। बेबी अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। राधिका का गुस्सा भी 440 वोल्ट पर पहुंच चुका था। वो एक बार गुस्से से अपनी आंखें बंद करती है और खुद से बोली, बस अब बहुत हो गया, अब इसके लिए मुझे दोष मत देना। राधिका अब अपनी आंखें खोलती है और अधीर को देखते हुए बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये बोलकर राधिका अधीर की बाहों से छुटती है और उसका हाथ पकड़कर सीधे उसे एक धोबी पछाड़ लगाती है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि अधीर को तो समझ में नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। अधीर जो कि अब जमीन में पड़ा हुआ हैरानी से राधिका को देख रहा था, वो अपने मन में बोला, ये सब क्या था और
क्या इस सूखी हड्डी में इतना दम है? अधीर अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी राधिका गुस्से से उसकी तरफ देखकर अपनी चुटकी बजाते हुए बोली, देखो मिस्टर, पहली बात तुम मुझे कोई कमज़ोर लड़की समझने की कोशिश मत करना। नहीं तो अबे तो सिर्फ धोबी पिछाड़ लगाया है, अगली बार ना तुम्हारे सर पर ये बाल नहीं बचेंगे। राधिका अधीर को वार्न करके गुस्से से कमरे से चली जाती है। वही अधीर, वो तो बस अपनी लिटिल फॉक्स का स्वैग देखकर दंग था। राधिका गुस्से से कमरे के दरवाजे बंद करके वहां से निकल जाती है। अधीर अब वही जमीन में उठकर बैठ जाता है। वो खुद से बोला, इस लड़की में तो बड़ी हिम्मत है जो इसने अधीर प्रताप सिंह को पटकने की हिम्मत की। खुद ही स्माइल करते हुए बोला, आखिर हिम्मत होनी भी चाहिए। ये मैसेज अधीर प्रताप सिंह जो है, लेकिन इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी मैं लिटिल फॉक्स, नहीं लिटिल लायन। अधीर अब उठकर वहां से चला जाता है। देव अधीर का इंतजार कर रहा था। वो अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, ये अधीर अब तक क्यों नहीं आया? हमारे मीटिंग का टाइम हो रहा है। तभी उसकी नज़र सामने सीढ़ियों से आ रहे अधीर पर जाती है। देव बोला, क्या ब्रो, मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। करण गाड़ी निकलवाना सुनकर देव अधीर से बोला, करण तो चला भी गया। अधीर बोला, गाड़ी निकलवाओ। उसकी ये बात सुनकर देव ड्राइवर को कॉल करता है। अधीर की कमर में अभी थोड़ा थोड़ा दर्द था, जिसे वो सही से चल नहीं पा रहा था। देव बोला, भाई तेरी कमर में कुछ हुआ है क्या? अधीर, कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द है। ये सुनकर देव के फेस में एक नोटी स्माइल आ जाती है। वो अधीर को छेड़ते बोला, क्या बात है भाई, तेरी कमर में तो अभी से दर्द होने लगा। यदि ऐसा ही रहा तो मैं जल्दी से चाचा कैसे बनूंगा? देव की ये बात सुनकर अधीर उसे घूर कर देखता है और गुस्से से बोला, जा शट अप और अपने ये गंदे थॉट अपने पास रख, समझा? ये बोलकर वो आगे निकल जाता है। वहीं देव को ये देखकर अभी हंसी आ रही थी। इधर अधीर अपने मन में बोला, इस लड़की को तो मैं रात में देखता हूँ। वहीं राधिका जो अभी नंदिनी के रूम में थी, वो दोनों बातें कर रही थी। राधिका को अपनी माँ की याद आती है। राधिका नंदिनी से बोली, नंदिनी क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज कर सकती हूँ? मुझे एक कॉल करना है। नंदिनी अपना फ़ोन राधिका को देते हुए, ज़रूर भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। एक काम करो, आप बात करो, तब तक मैं आती हूँ। नंदिनी ये बोलकर कमरे से चली जाती है। वही राधिका फ़ोन को देखते हुए खुद से बोली, फ़ोन तो मिल गया, लेकिन मैं कॉल कैसे करूँ? माँ के पास तो मोबाइल ही नहीं है और वो लोग मेरी बात करवाएंगे नहीं। राधिका ऐसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे डॉक्टर फ्रेंड की याद आती है। राधिका जल्दी से उसे कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। राधिका एक बार फिर से कॉल करती है तो इस पर कॉल रिसीव हो जाती है। कॉल की दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज़ आई, हेलो। राधिका के फेस में ये सुनकर स्माइल आ जाती है। वो खुश होते हुए बोली, पलक। ये आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ वाली लड़की बोली, राधिका ये तुम ही हो ना यार, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा। राधिका बोली, यार वो घर वालों ने मेरा मोबाइल छीन लिया, इसीलिए बात नहीं हो पाई, और वैसे भी अभी मैं अपने ससुराल में हुई। सुनकर पलक शॉक होते हुए बोली, क्या ससुराल? तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? राधिका यार ये बहुत लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत में बताऊंगी, फिलहाल मुझे तुझसे एक काम है। पलक बोली, हाँ बोल, क्या काम है? यार मुझे मेरी माँ से बात करनी है, तो क्या तुम करवा सकती हो? पलक बोली, ठीक है मैं करवाती हूँ आंटी से तेरी बात, लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ। राधिका बोली, कोई बात नहीं, जब तुम हॉस्पिटल जाना तब करवा देना। उसके बाद वो कॉल काट देती है। वहीं दूसरी तरफ अधीर जो कि मीटिंग में था, वो अब भी राधिका के ही ख्यालों में खोया हुआ था। अधीर की आंखों में बस राधिका का गुस्से से लाल चेहरा था। अधीर स्माइल करते हुए खुद से बोला, लिटिल फॉक्स आज रात तुम मुझे मिलो, फिर मैं देखो क्या करता हूँ। अधीर के दिमाग में एक अलग ही लेवल की खुराफात चल रही थी, लेकिन ये देखकर किसी की होश उड़े हुए थे। अरे किसी की नहीं बल्कि सभी के। अधीर के सामने जो लोग अभी मीटिंग के लिए बैठे हुए थे वो सभी के सभी सदमे में थे, क्योंकि आज सभी ने पहली बार अधीर को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा। एक लड़की पास बैठे हुए लड़के से बोली, क्या मैं अभी जो कुछ भी देख रही हूँ सच है या फिर कोई सपना? लड़का भी धीरे से उससे बोला, लगता है मैं भी तुम्हारे सपने में हूँ। अधीर अभी मुस्कुरा रहा था कि तभी वहाँ पर किसी का मोबाइल बजता है, जिसे सुनकर अधीर की आंखें एकदम सख्त हो जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। उन सभी को ये डर लग रहा था कि अगर ये फ़ोन उनका हुआ तो आज उन्हें कोई भी इस डेविल से नहीं बचा सकता। सभी के माथे में पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थी। वही अधीर जो अभी सबको घूर रहा था, वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है क्योंकि ये उसका ही फ़ोन बज रहा था। बाकी लोग जब ये देखते हैं तो सभी चैन की सांस लेते हैं। वही अधीर कॉल उठाकर अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ब्रो जैसा तुमने बोला था वो काम हो गया है। अधीर, ठीक है, ये बोलकर अधीर कॉल कट कर देता है। वो फिर अपनी जगह से खड़े होकर बोला, मीटिंग इज़ ओवर। अधीर मीटिंग रूम से निकल जाता है। जिसके जाते ही वहाँ मौजूद सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। एक लड़का बोला,
आज बॉस कुछ अलग-अलग से लग रहे थे। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने मीटिंग को बीच में छोड़ा हो। ये सुनकर एक आदमी बोला, "अरे! जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो हम सबकी ही नौकरी जाने वाली थी। यदि बॉस ने हमसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया होता तो?" ये सुनकर एक लड़का बोला, "हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला।" वो आदमी बोला, "अब वो सब छोड़ो और जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, इससे पहले कि बॉस फिर से मीटिंग रखे।" ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग वहाँ से अपने काम में चले जाते हैं। वहीं अधीर भी कंपनी से निकल चुका था। अधीर के बाहर आते ही गार्ड कार का दरवाज़ा खोलता है। अधीर कार में बैठकर बोला, "कार को फॉरेस्ट की तरफ से चलो।" जिसकी बात सुनकर ड्राइवर ओके बोलकर कार चलाने लगता है। इधर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा-सा बंगला था, जो कि बड़े-बड़े पेड़ों में छिपा हुआ था। वहाँ पर पेड़ इतने ज़्यादा घने थे कि ऊपर से देखने पर कोई भी नहीं कहेगा कि यहाँ पर कुछ भी है। अधीर की कार घने जंगल से होते हुए सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है, जिसके रुकते ही अधीर अपनी कार से बाहर आता है। अधीर यहाँ-वहाँ देखता है, वहीं उसकी कार अब वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी देर में एक जंगल फरारी वहाँ आती है। जिसपे अधीर बैठता है, जिससे वो अपने हिडन पैलेस पर पहुँचता है, जो कि गुनहगारों के लिए किसी नर्क से कम नहीं था, क्योंकि अधीर की दूसरी पहचान ही नर्क के बादशाह के नाम से है, जो कि बुरे लोगों को उनके कर्मों की सज़ा देता है। अधीर जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ मौजूद सभी गार्ड उसे देखकर इज़्ज़त में अपना सर झुका लेते हैं। अधीर अब अंदर जाता है, जहाँ पर और हॉल से होते हुए वो अंडरग्राउंड एरिया में जाता है, जहाँ पर कई सारे गार्ड काले कपड़े पहने हाथ में गन लिए खड़े हुए थे। सभी अधीर को देखकर अपना सर झुकाते हैं और वही अधीर जाकर वहाँ रखी एक बड़े से किंग साइज़ कुर्सी में बैठ जाता है, जिसके बैठते ही वहाँ कुछ लोगों को लाकर उसके पैरों के पास फेंक दिया जाता है। वो सभी आदमी खून से लथपथ थे। वो लोग जैसे ही अपने सामने अधीर को देखते हैं तो उनकी रूह अंदर तक काँप जाती है। अधीर जिसके हाथ में इस वक़्त गन थी और आँखों में गुस्सा, वो किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। एक आदमी भाग कर जाता है, अधीर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते बोला, "प्लीज़ हुकुम साहब हमें माफ़ कर दीजिए, दोबारा मुझसे ये गलती नहीं होगी। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए।" अधीर उस आदमी के मुँह में अपनी गन घुसाते हुए बोला, "साले अब तुझे परिवार दिख रहा है, छोटे-छोटे बच्चे दिख रहे हैं। उस वक़्त तुझे याद नहीं आया क्या उन्हीं छोटे बच्चों के हाथ-पैर तोड़कर उनसे भीख मँगवाता है? तब तुझे अपने बच्चे की याद नहीं आती?" आदमी रोते हुए, "अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा हुकुम साहब, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो।" हुकुम साहब की अदालत में सिर्फ़ सज़ा है और वो भी मौत की, माफ़ी की नहीं। ये बोलकर अधीर उस आदमी को मार देता है और बाकी सबको भी मारने के लिए बोल देता है। अधीर अब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रुक कर बोला, "राघव, उन सभी बच्चों को हमारे अनाथ आश्रम पहुँचा देना और वहाँ पर उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए।" ये सुनकर राघव, जो कि अधीर का राइट हैंड है, अपना सर झुकाकर बोला, "जी हुकुम साहब।" अधीर अब वहाँ से चला जाता है। महल में राधिका हॉल में बैठकर सबके साथ बात कर रही थी। तभी वहाँ पर देव और ओम भी आ जाते हैं। राधिका अपने मन में बोली, "इस घर में मुझे सब दिख गए, लेकिन एक वो महान इंसान मेरे पति देव पता नहीं कहाँ मिस्टर इंडिया हो गए हैं।" राधिका को खोया हुआ देखकर देव उससे बोला, "भाभी साहब, आप क्या सोच रही है?" राधिका हंसकर बोली, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही।" सभी की बात करते-करते अधीर भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर देव बोला, "भाई साहब, आज आप जल्दी आ गए।" अधीर, जो इस वक़्त राधिका को देख रहा था, देव की बात पर बोला, "हाँ, आज जल्दी फ्री हो गया था।" ये बोलकर वो सीधा ऊपर चला जाता है, जिस पर राधिका अपने मन में बोली, "अक्कड़ तो देखो खड़ूस की, 2 मिनट रुक कर किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर सकता।" ये बोलकर वो अपना मुँह बनाने लगती है। तभी नंदिनी उससे बोली, "भाभी चलिए, मैं आपको अपना फैमिली एल्बम दिखाती हूँ।" राधिका इसके लिए तैयार हो जाती है। वो खुद से बोली, "ये ठीक रहेगा, इस बहाने मैं उस मिस्टर इंडिया को भी देख लूँगी।" राधिका इससे खुश थी। ओम और देव बोले, "हम भी साथ में देखेंगे।" वो सभी अब नंदिनी के कमरे में जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए राधिका बोली, "तुम सब आगे चलो, मैं अभी रूम से आती हूँ।" ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जहाँ जाकर वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। राधिका खुद से बोली, "ये दरवाज़ा कैसे खुला? मैं तो बंद करके गई थी।" तभी उसे कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ आती। राधिका कमरे के अंदर जाती है। वो अपने सामने देखकर बोली, "तुम अधीर, जो इस वक़्त कॉल पर किसी से बात कर रहा था।" वो राधिका की तरफ देखता है और कॉल पर बोला, "कॉल यू लेटर।" ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर राधिका को बड़े ध्यान से देखता है। राधिका उस पर चिल्लाते बोली, "तुम फिर से मेरे कमरे में आ गए। लगता है तुम्हें सुबह की मार याद नहीं है।" ये बात सुनकर अधीर की आँखें छोटी हो जाती है और वो मोबाइल को बेड में फेंकते हुए राधिका की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, "मुझे तो सब याद है जान, लेकिन लगता है तुम भूल गई हो। मैंने बोला था कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट रात में मिलेगी।" जिसे सुनकर राधिका हँसने लगी और हँसते हुए बोली, "लगता है तुम अभी तक मुझे अच्छे से नहीं जाने। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि राधिका चीज़ क्या है।" ये बोलकर राधिका अधीर को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन अधीर उसका हाथ पकड़कर उसे मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है। अधीर राधिका को अपने एकदम करीब करते बोला, "लगता है हुक्मरानी सा पता नहीं है कि उनकी ड्यूटी क्या है। मुझे बताना पड़ेगा।" राधिका अब जैसे ही उससे कुछ बोलने के लिए अपना मुँह खोलती
है। तभी अधीर अपने होंठ राधिका के मुलायम होठों पर रख देता है। इससे राधिका एकदम अंदर तक कांप जाती है और वो बिल्कुल बर्फ से अपनी जगह पर जम चुकी थी। राधिका की ये फर्स्ट किस थी और ये एहसास एक अलग ही एहसास था। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अब एकदम से अपने होश में आती है। राधिका खुद को अधीर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अधीर के सामने राधिका बहुत कमज़ोर थी। अधीर अब धीरे-धीरे राधिका के होठों को चूमने लगता है। वो राधिका को बहुत ही स्मूथली किस कर रहा था, लेकिन राधिका छटपटाए जा रही थी, जिससे गुस्से में आकर अधीर की सॉफ्ट किस वाइल्ड हो जाती है। अधीर राधिका को किस करते हुए ले जाकर दीवार से सटा देता है। राधिका भी अब अधीर के सामने अपनी हिम्मत हार चुकी थी। वो बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे उसकी सांसें उखड़ने लगती है, तो अधीर उसे छोड़ देता है। अधीर से छूटते ही राधिका ज़ोर-ज़ोर से सांस लेने लगती है। थोड़ी देर में जब वो नॉर्मल होती है तो एक ज़ोरदार थप्पड़ अधीर के गाल में खींच कर देती है, जिससे अधीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक जाता है। अधीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राधिका वो पहली लड़की थी जिसने उसे उठाकर पटका भी और थप्पड़ भी मारा। अधीर को अब बर्दाश्त नहीं था। वो गुस्से से राधिका की तरफ देखता है। तभी राधिका उस पर चिल्लाते बोली, कैसे आदमी हो तुम? आखिर खुद को समझते क्या हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की बीवी पर ऐसे ज़बरदस्ती करते हुए? अधीर को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से राधिका से बोला, ये क्या लगा रखा है तुमने? किसी और की पत्नी, किसी और की पत्नी? तुम्हारा पति कोई और नहीं बल्कि। लेकिन अधीर अपनी बात को पूरा करता कि उसका पति है, जिसकी उसने बिना सज-जाने 2 बार बैंड बजा दी थी। उससे पहले ही दरवाजे पर नॉक होता है। ओम दरवाजे के बाहर से बोला, भाभी साहब क्या कर रही है? जल्दी आइए ना, सब आपका वेट कर रहे हैं। राधिका अब अधीर को गुस्से से घूरती है और बोली, यदि तुमने ये बात बाहर किसी को बताई ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और वो बिना अधीर की पूरी बात सुने वहाँ से चली जाती है। वहीं अधीर से बस उसे जाते देखते रहता है। अधीर बोला, बस अब बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसे अब बताना ही पड़ेगा कि अधीर प्रताप सिंह आखिर चीज़ क्या है। इस वक्त अधीर की आंखों में एक अलग ही नशा और जुनून सा था। पता नहीं अब बेचारी राधिका का क्या होगा और क्या करेगा अधीर उसके साथ। राधिका, जिसका पूरा मूड अधीर की वजह से ख़राब हो चुका था, वो नंदिनी के रूम में पहुंचती है। वो देखती है कि वहाँ पर तारा और मोहिनी जी भी है। सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे। राधिका को देखकर नंदिनी उसे अपने पास बैठा लेती है और फिर उसके बाद खुलता है एक बड़ा सा फैमिली एल्बम, जिसमें घर के सभी लोगों की फ़ोटो थी। सभी लोग एल्बम देखते हुए बात कर रहे थे। नंदिनी, तारा और मोहिनी जी राधिका को सबके बारे में बता रही थी। तभी वहाँ पर आती है सबकी बचपन की फ़ोटो, जिसे देखकर नंदिनी बोली, भाभी साहब आप इस फ़ोटो को देखकर पहचान कर बताइए कि हम में से कौन है। उस फ़ोटो में 6 लोग, 4 लड़के और 2 लड़की। राधिका एक छोटी सी बच्ची की फ़ोटो पर उंगली रखकर बोली, ये तुम हो। नंदिनी ये सुनकर खुश हो जाती है, फिर एक छोटे बच्चे की तरफ इशारा करके, और ये ओम। फिर देव और करण को भी राधिका पहचान लेती है, पर अभी भी 2 लोग बाकी थे। राधिका बोली, ये दोनों कौन है? इस पर ओम हंसते बोला, क्या भाभी साहब, आपने सबको पहचान लिया लेकिन अपने पति देव को नहीं पहचान पाई। नंदिनी बोली, भाभी साहब ये हमारे अधीर भाई है। इस पर राधिका खुद से बोली, ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है? वैसे मुझे तो अभी पता चला कि मेरे पति का नाम अधीर है। राधिका बोली, और ये दूसरी बच्ची? करण बोला, ये हमारी सपना दी है, बुआ जी की बेटी। वो अभी बाहर गई हुई है, लेकिन जल्द ही आ जाएंगे। और हाँ, ये हम सब में सबसे बड़ी है, इनसे तो अधीर भाई भी डरते हैं। ये सुनकर राधिका हंसती है और अपने मन में बोली, क्या वो मिस्टर इंडिया भी किसी से डरता होगा? ओम बोला, वैसे यार हम सब कितने बड़े हो गए हैं ना, और टाइम का पता ही नहीं चला। ये बोलते हुए ओम एक फ़ोटो निकालता है, जिसमें सबके बड़े उम्र की फ़ोटो थी। देव बोला, हम सब तो ठीक है, बस एक इंसान बदला है, अधीर प्रताप सिंह। राधिका उस फ़ोटो को ध्यान से देखती है। वो सबको पहचान जाती है। अधीर की फ़ोटो को वो देखकर खुद से बोली, ये डेविल इस फ़ोटो में क्या कर रहा है और उनकी फ़ोटो क्यों नहीं है सबके साथ? राधिका धीरे से बोली, इसमें उनकी फ़ोटो क्यों नहीं है? नंदिनी इस पर बोली, उनकी किनकी भाभी, सबकी फ़ोटो तो है, और वैसे देखो आप इस फ़ोटो में अधीर भाई कितने हैंडसम लग रहे हैं। नंदिनी बोली, और अधीर की फ़ोटो पर उंगली रख देती है, जिसे देख कर तो राधिका शॉक रह जाती है। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोली, क्या ये आदमी वो है? उसकी बात सुनकर सभी उसे हैरानी से देखते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता कि राधिका को क्या हुआ।
वहीं देव बोला, भाभी मुझे पता है कि मेरा भाई मतलब आपका पति बहुत हैंडसम है, लेकिन आपका ऐसा शौक होना थोड़ा अजीब नहीं है? आप तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपको अभी अभी पता चला है कि ये आपका पति है। देव ने बात बोली ही थी कि तभी दरवाजे से अधीर की आवाज़ आती है। यहाँ पर मेरी बात हो रही है। अधीर की आवाज़ सुनकर सब उस तरफ देखते हैं। सभी नॉर्मल थे, लेकिन राधिका वो तो शॉक में थी। ये देख कर के जिसे उसने थप्पड़ मारा और इतनी बातें कही वही उसका पति निकला, तो अब क्या होगा? राधिका हैरानी से अधीर की तरफ देख रही थी। वहीं अधीर वो इस वक्त बिल्कुल शांत था। राधिका को तो अब रोना आ रहा था। वो खुद से बोली, राधिका तू भी ना पूरी पागल है। एक बार तो किसी से पूछ नहीं सकती थी कि तेरा पति कौन है? और तू तू अपने हाथ पर भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती है। अब पता नहीं ये डेविल पति तेरा क्या करेगा। देख तो बिल्कुल ऐसे रहा है जैसे अभी खा जाएगा। तभी तारा जी अधीर से बोली, बेटा तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? यहाँ आकर बैठो सबके पास। अधीर अब सबके पास अंदर आकर बैठ जाता है। वो तो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, लेकिन उसे देखकर राधिका को डर लगे जा रहा था। राधिका को तो लग रहा था कि अभी यहाँ से भाग जाए या फिर धरती फटे और उसमें समा जाए। राधिका के फेस में एक डर थी। अधीर ने भी नोट कर लिया था, जिसे देखकर उसके फेस में टेढ़ी स्माइल आ जाती है और वो खुद से बोला, अब आएगा असली मजा। वही सभी लोग हंस हंस कर बात कर रहे थे, लेकिन राधिका तो वो बिल्कुल किसी पुतली के जैसे बैठ कर रह गई थी। जिस पर देव उससे बोला, भाभी साहब आप एकदम से इतनी शांत हो गई, कहीं भाई को देख कर तो नहीं? राधिका इस पर हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, वो बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। तारा जी बोली, बेटा क्या हम डॉक्टर को बुलाए, वो तुम्हारा चेकअप कर लेंगी? इस पर राधिका बोली, नहीं मासा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी थकावट है, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तारा जी बोली, ठीक है तो फिर हम ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले तुम जाकर आराम करो। मोहिनी जी बोली, हाँ जीजी, और हम चलकर रात का खाना देखते हैं। वो दोनों जाने लगती है। तभी धीरे धीरे से राधिका के कान के पास आकर बोला, चलिए हुकुम सा कमरे में, हम आपकी सारी थकान उतार देते हैं। ये सुनकर राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह अधीर की बात सुनकर डर गई थी। वो एकदम से बोली, मासा। उसके ऐसा बोलने पर सभी उसकी तरफ देखने लगे। तारा जी बोली, क्या हुआ राधिका? उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उनसे बोली, मासा हम भी आपके साथ किचन में चलते हैं, आपकी मदद करा देंगे। तारा जी बोली, नहीं बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे, तुम जाकर पहले आराम करो। राधिका बोली, नहीं मासा अब हम बिल्कुल ठीक हैं और आपके साथ चल रहे हैं। तारा जी उसे मना करती है तो अधीर भी बोला, जब माँ बोल रही है कि आराम करो तो तुम जाकर आराम क्यों नहीं करती? इस पर राधिका अधीर पर ही भड़कते हुए बोली, हमने बोला ना कि हम ठीक है और मासा के साथ जा रहे हैं, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? राधिका की ये बात सुनकर वहाँ सभी हैरान रह जाते हैं और राधिका को देखते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि अधीर से कोई ऐसे भी बात कर सकता है। वहीं राधिका को तो अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे जलती हुई आग में घी डाल रही है। राधिका मन ही मन रोते हुए खुद से बोली, ऊपर वाले हमें बचा लीजिए, पता नहीं ये डेविल अब मेरे साथ क्या करेगा। राधिका को बहुत ही रोना आ रहा था। वहीं अधीर को गुस्सा हुआ, खुद से बोला, इस लड़की में कुछ ज़्यादा ही हिम्मत नहीं है, इसे तो मैं कमरे में बताता हूँ। ये बोलते हुए अधीर राधिका को घूरता है। वहीं राधिका ये देखकर तारा जी के पीछे छिप जाती है, जिसे तारा जी अधीर को डांटते हुए बोली, अधीर क्यों छोटी सी बच्ची को डरा रहे हो तुम? अधीर अपने मन में बोला, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है बल्कि पूरी शैतान है, शैतान, लेकिन इसकी शैतानियां तो मैं बाद में निकालता हूँ। ये बोलकर वो डबल स्माइल करता है। वहीं राधिका जबरदस्ती तारा और मोहिनी जी के साथ चली जाती है, जिसे जाता देखकर अधीर खुद से बोला, आखिर तुम कब तक बचोगी मुझसे? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। ये बोलते हुए अधीर के फेस में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर बाकी शौक में थे। अधीर अब वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद नंदिनी, ओम, देव और करण तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। तीनों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था जो अभी उन्होंने देखा। ओम बोला, यार मुझे तो यकीन नहीं होता कि भाई से कोई ऐसे भी बात कर सकता है। नंदिनी इस पर बोली, कर सकता है नहीं बल्कि कर सकती है, और तुम देखना जल्दी हमारा ये खड़ूस भाई एक दिन सरफिरा आशिक बन जाएगा। उसकी ये बात सुनकर देव और करण जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों हंसते हुए बोले, तुम जैसा तुम बोल रही हो ना वैसा कभी भी नहीं होने वाला, समझी तुम? नंदिनी बोली, अच्छा और यदि ये हो गया तो? नंदिनी, देखना यदि कुछ ही दिनों में भाई भाभी के पीछे पीछे ना घूमे तो। इस पर देव बोला, अच्छा और तुझे इसके बारे में बहुत पता है? तो नंदिनी बोली, हाँ क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और हम लड़कियों को ये बहुत अच्छे से आता है कि किसी लड़के को अपने आगे पीछे कैसे घुमाए। नंदिनी की बात पर देव हंसकर बोला, अच्छा और तुम्हें क्या लगता है कि लड़के बस लड़कियों के आगे पीछे घूमने के लिए है? नंदिनी बोली, मैंने ऐसा कब बोला? देव बोला, तुम अभी तो बोली
ऐसे ही वो दोनों आपस में बातों-बातों में लड़ने लगते हैं, जिन्हें करण और ओम शांत करवाते हैं। नंदिनी अब देव से बोली, देखना बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक ऐसी लड़की आएगी ना जिसके तुम आगे-पीछे घूमते फिरोगे। ये सुनकर देव को हँसी आ जाती है और वो हँसते बोला, क्या कहा? लड़की के आगे-पीछे? और मैं? आज तक दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है कि देव राठौड़ को अपने पीछे घुमा सके। नंदिनी हंसकर बोली, तुम चिंता ना करो, वो जल्दी तुम्हारी लाइफ में आने वाली है और ये मेरी बोली हुई बात है, मतलब पत्थर की लकीर। उसकी ये बात सुनकर देव और करण हंसने लगते हैं, लेकिन ओम नहीं, क्योंकि उसे पता है यदि वो हंसा तो लड़की का तो पता नहीं, लेकिन नंदिनी के पीछे उसे ज़रूर घूमना पड़ेगा। वही ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन किसके पीछे घूमेगा, मतलब राधिका अधीर के पीछे कि अधीर राधिका के पीछे। नंदिनी बोली, यदि मैं ये शर्त हारी तो आप जो भी बोलोगे मैं वो करूँगी। देव भी बोला, ठीक है, तो फिर यदि मैं शर्त हारा तो मैं भी वही करूँगा जो तुम कहोगी। वही इन दोनों की इस बचकानी हरकत को देखकर करण और ओम दोनों ही अपना सर पीट लेते हैं। किचन में राधिका को तो मन ही नहीं लग रहा था काम में, उसे बस रह रहकर ये बात सताई जा रही थी कि अधीर अब उसके साथ क्या करेगा। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर रिस्पॉन्स अच्छी आएगी तभी मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर पाऊँगी। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।